गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 का मॉडल टेस्ट पेपर। एक मॉडल टेस्ट पेपर इससे पहले भी मैं 7 का अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर। इन 2 क्वेश्चन पेपर्स में लगभग इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। इसमें से आपके पेपर का कुछ पोर्शन आ सकता है 7 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। देखिए, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इन्हें खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अमरबेल उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? परजीवी का। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा, जिसे हम वृद्धांत कहते हैं। जल का अवशोषण। और भोजन का क्षुद्रांत के द्वारा। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। 35 से 42 होता है हमारे तापमापी का, जो मनुष्य का तापमान मापता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 से 110 डिग्री और 35 से 42 होता है डॉक्टरी थर्मामीटर का, डॉक्टरी तापमापी का। प्राकृतिक सूचक नहीं है। इनमें से प्राकृतिक सूचक हैं हल्दी हमें प्रकृति से मिली, लिटमस हमें प्रकृति से मिला, गुलहड़ हमें प्रकृति से मिला, लेकिन गुलाब जो है वो प्रकृति से मिला लेकिन सूचक नहीं है, जिससे हम अम्ल क्षार की पहचान नहीं कर सकते। पटाखा विस्फोट एक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। इसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलते हैं, नई चीज़ बनती है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कीटों के शरीर के पार्श्व भाग में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों के शरीर के पार्श्व भाग में, आगे के भाग में पाए जाने वाले एक अवायवीय जीव ईस्ट है, एक अवायवीय जीव ईस्ट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है हमारा एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार मिलकर नई चीज़ लवण और पानी बनाते हैं, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऊष्मारोधी के उदाहरण हैं वायु और कपड़ा, ठीक है। उसमें से ऊष्मा प्रवाहित गुजर नहीं सकती, वो ऊष्मारोधी। पाचन के दौरान जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? जो पाचन के दौरान जो जीवाणु कहाँ नष्ट हो जाते हैं? हमारे अमाशय में, हमारे अमाशय से मिलने वाले रस के द्वारा। पाचन के दौरान जीवाणु कहाँ नष्ट हो जाते हैं? अमाशय से मिलने वाले रस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, जंग लगने से क्या अभिप्राय है? लोहे की वस्तुओं का अगर कुछ दिन खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो उन पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। यहाँ से देख लीजिए, लोहे की वस्तुओं पर कुछ दिनों के लिए खुले छोड़ देने पर उन पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, यह पदार्थ जंग कहलाता है। इस प्रक्रम को हम जंग लगना कहते हैं। पारक या लोन में लोहे की वस्तुओं को जंग लग जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किसे कहते हैं? यह कहाँ पाया जाता है? इसका कार्य लिखिए। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है? यह पत्तियों में पाया जाता है। इसका क्या कार्य है? ये सौर प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्लोरोफिल कहाँ किसे कहते हैं? पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? यह पत्तियों में पाया जाता है। इसे परागहरित भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है कि ये सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा को जो है ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। इसका कारण भी बताइए। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज। क्या है उसका नाम? सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन जो है वो रूमिनेंट मतलब गाय भैंस उनके द्वारा किया जाता है, रूमिनेंट जानवरों के द्वारा, ठीक है, लेकिन मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि सेलुलोज का जो पाचन है उसमें जो सहायक जीवाणु हैं वो रूमेन में पाए जाते हैं। क्षुद्रांत और बड़ी आंत, छोटे आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली होती है रूमेन, उसमें पाया जाता है, रूमिनेंट में किए जाते हैं। ये जीवाणु मनुष्य में नहीं पाए जाते, इसीलिए मनुष्य के द्वारा इसका पाचन नहीं किया जा सकता। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, थल समीर बहने का समय दिन होता है, समुंदर समीर बहने का समय रात होती है। ठीक है, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहनते हैं हम, हल्के रंग के कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं। सीधे मैच किए करने हैं मैंने तो इसमें। थल समीर बहने का समय दिन, समुंदर समीर बहने का समय रात, गहरे रंग के कपड़े सर्दी और हल्के रंग के कपड़े गर्मी। आगे उस स्तोत्र का नाम लिखना है जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है और इस विलयन के क्या उपयोग हैं। उस स्तोत्र का नाम लिखना है जिससे आपने लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है, उस विलयन का क्या उपयोग है। उस स्तोत्र का नाम है लाइकेन। लाइकेन से हमें लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है। और लिटमस विलयन का क्या कार्य है, यह विलयन अम्ल और क्षार का पता लगाने के काम आता है कि अगर लिटमस पेपर हम डुबाएंगे अम्ल में और वो नीले रंग का है वो लाल रंग का हो जाएगा, इट मीन्स कि वो अम्लीय है। नहीं, अगर लाल लिटमस पेपर डुबाएंगे और वो नीले रंग का हो जाएगा तो वो क्षारीय है पदार्थ। तो वो अम्ल और क्षार का पता लगाने के काम आता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइकेन से लिटमस विलयन का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब लाइकेन से मिलता है। लिटमस विलयन किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के काम आता है। आप यह कैसे बताएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, जब हम दूध को खट्टा लगाकर कुछ समय के लिए बिना हिलाए छोड़ देते हैं तो दही जम जाती है। क्या उस दही को हम दोबारा दूध में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, उस दही को हम दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। दही जो है वो दूध से एक भिन्न पदार्थ है, इसीलिए दही का जमना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि उष्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उष्वासित वायु जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, जो हम बाहर छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको पता है जब हम अंदर लेते हैं उसमें वायु में हम ऑक्सीजन, ठीक है, और जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हम कैसे करेंगे कि एक परख नली ली हमने, उसमें हमने चूने का पानी लिया, ताज़ा चूने का पानी लिया, परख नली में कांच की नली डाली, ठीक है, कि उसका निचला सिरा जो है वो पानी में डूब जाए। कांच की नली डाली है। अब इस नली के द्वारा चूने के पानी में धीरे धीरे फूंक मारी हमने। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि चूने के पानी का रंग दूधिया हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि जो वायु हम छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है, जो चूने के रंग को दूधिया कर देती है, चूने के पानी को दूधिया रंग का बना देती है। अगला क्वेश्चन, समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं को जंग अधिक क्यों लगता है। कि समुद्र वाले जो क्षेत्र हैं उसमें लोहे की वस्तुओं को जंग क्यों लगता है। क्योंकि देखिए, हमें पता है कि जंग लगने के लिए हमें नमी की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन, नमी, इन चीज़ों की वजह से जंग लगता है। ठीक है, अब समुंदर है, समुंदर के पास, समुंदर में पानी है समुंदर के पास, तो वहाँ पे नमी की मात्रा ज़्यादा है, और रेगिस्तान में नमी की मात्रा कम है। इसीलिए जो है लोहे की वस्तुओं को जो है समुंदर वाले क्षेत्रों में जंग जल्दी लगता है। देखिए, समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्र के कारण वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। आप जल वाष्प की जगह नमी लिख सकते हैं। नमी की मात्रा अधिक होती है जिस कारण लोहे की वस्तु को जंग अधिक लगता है, जबकि रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु में जल वाष्प की मात्रा ना के बराबर होती है और वायु शुष्क होती है, वहाँ पे नमी नहीं होती। इसीलिए रेगिस्तान के क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं को जंग कम लगता है, क्योंकि जंग लगने के लिए वायु और जल वाष्प दोनों की ज़रूरत होती है, वायु और नमी दोनों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप अति अम्ल से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, क्यों। अति अम्ल, एसिडिटी, जो हमें सुबह के टाइम काफ़ी लोगों को बनती है। अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को प्रति अम्ल की गोली इसलिए दी जाती है कि वो अम्ल को उदासीन कर दे, ठीक है ना, और अम्ल जो है वो ख़त्म हो जाए, बॉडी से कम हो जाए। अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को प्रति अम्ल की गोली इसलिए दी जाती है ताकि वह अति अम्लता को उदासीन करके अति अम्लता को दूर कर दे। इसी का दूसरा पार्ट, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन विलयन क्यों लगाते हैं, क्योंकि चींटी के डंक में, जब चींटी काटती है तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो हम कैलेमाइन इसीलिए लगाते हैं कि वो फॉर्मिक अम्ल को उदासीन कर दे। कैलेमाइन है हमारा जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट हम इसलिए लगाते हैं कि वो कैलेमाइन को उदासीन कर दे। कैलेमाइन में जिंक कार्बोनेट
चींटी के डंक में उपस्थित फोर्मी कमल को उदासीन कर दे। चींटी के डंक में होता है फोर्मी कमल, चींटी के डंक में होता है फोर्मी कमल। फोर्मी कमल पर हम कैलेमाइन मतलब जिंक कार्बोनेट इसलिए लगाते हैं कि वो उसको उदासीन कर सके, फोर्मी कमल को उदासीन कर सके। देखिए यही लिखा हुआ है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पे कैलेमाइन का विलयन इसलिए लगाया जाता है ताकि, यहाँ से आपको याद करना है, कैलेमाइन में उपस्थित जिंक कार्बोनेट चींटी के डंक में उपस्थित फोर्मी कमल को उदासीन कर दे। मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फोर्मी कमल। फोर्मी कमल को उदासीन कौन करेगा? जिंक कार्बोनेट। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। क्यों? ठीक है, कि एक मोटा वस्त्र मत पहनो, कई लेयर्स का बना हुआ वस्त्र पहननी चाहिए। क्यों पहननी चाहिए? क्योंकि जो कई लेयर्स हैं उनके बीच में वायु विद्यमान होती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, ठीक है, जो शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती। इसीलिए मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में जो है कई परतों का बना वस्त्र पहनना हमें अधिक उष्णता प्रदान करता है। मोटे वस्त्र की तुलना में उसी मोटाई का कई बनों का वस्त्र उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि कई परतों के बीच में वस्त्रों के बीच में वायु की अधिक मात्रा विद्यमान होती है। वायु की अधिक मात्रा होती है, कई परतें हैं, कई परतों के कपड़े पहने हैं हमने, तो यहाँ वायु है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जिससे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, और मोटे वस्त्र में वायु की मात्रा कम होने के कारण यह उष्णता को बनाए रखने में असमर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों के बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। क्यों श्वेत पेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि श्वेत पेंट ऊष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं होता, अच्छा परावर्तक होता है। श्वेत पेंट पर जो चीज़ टकराती है वो परावर्तित हो जाती है जल्दी, जबकि जो काले पेंट पर टकराती है वो अवशोषित हो जाती है। तो श्वेत पेंट जो है ऊष्मा का, सफ़ेद रंग का पेंट अच्छा अवशोषक नहीं होता। अतः गर्म जलवायु वाले स्थानों पर घरों के बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंट करने से दीवारें बाहर की ऊष्मा का कम मात्रा में अवशोषण करेंगी और घर जो है वो ठंडा रहेगा। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कि कौन सी चीज़ चालन कर रही है, कौन सी संवहन कर रही है, कौन सी विकिरण कर रही है। चालन द्वारा हॉट प्लेट से बर्तन तक, ये इसके टच में है। हॉट प्लेट से बर्तन तक चालन द्वारा, यहाँ से ऊष्मा यहाँ गई, इसके अंदर द्रव है जो गर्म हो रहा है संवहन द्वारा, और यहाँ से लैंप से जो ऊष्मा जा रही है वो जा रही है विकिरण द्वारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बना। ये बना हुआ है मानव पाचन तंत्र का चित्र, मुख गुहिका, ग्रसिका, ठीक है। इसके बाद आप बनाएंगे अमाशय, ये हो गया हमारा अमाशय, ये हो गया हमारा यकृत अमाशय में, ये हो गया हमारा अग्नाशय, उसके बाद आपकी ये हो गई छोटी आंत और ये हो गई बड़ी आंत। बनाना देख लीजिए, ये है आपकी मुख गुहिका जिससे हम खाते हैं, मुख गुहिका यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई आपकी ग्रसिका जो नली है, ठीक है, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद ये हो गया आपका अमाशय, ये यहाँ से ऐसे करके बना दीजिए। छोटी आंत, या इसे हम लिखेंगे शुद्ध आंत, नली, ये हो गई आपकी बड़ी आंत या बृहदांत्र। यहाँ पर बनाएंगे आप यकृत, यहाँ पर बनाएंगे अग्नाशय, लीव्स की शेप का, ठीक है। ये आपका चित्र है, यहाँ पर आप लिख दीजिए गुदा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम का वर्णन करें। हरे पौधों की पत्तियों में जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। हरे पौधों की पत्तियों में जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है और पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। इस प्रकार पत्तियों के हरे वर्णक क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल से खाद्य संश्लेषण किया जाता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं कि पत्तियों में जो है जल चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, वायुमंडल से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, हरे रंग का पदार्थ था परनहरिन जिसने सूर्य का प्रकाश ले लिया। उन सब चीज़ों से हमने जो है भोजन बना लिया हरी पत्तियों ने, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसे हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में पौधे मंड का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का सह उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।